कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां पर हमें एरन नाम के फ्लाइट ऑफिसर को दिखाया जाता है। तभी उसकी वाइफ उसे कॉल करके वापस घर आने के लिए कहती है। दरअसल उसका बेटा बीमार है, उसे बहुत ही भयानक बीमारी है, जिस वजह से दोनों के दोनों अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। एरन की वाइफ कहती है कि तुम हर चीज से भागना बंद करो। उसी समय एयरपोर्ट के बाहर डैन नाम के एक पैसेंजर को दिखाया जाता है। उसके चार्जिंग केबल में खराबी होती है, जिससे धुआं निकल रहा होता है, लेकिन वो अपना पावर बैंक एक लाल रंग के बैग में रख देता है। अब नियमों के मुताबिक ऐसा सामान चेक इन बैगेज के अंदर नहीं जाना चाहिए, पर इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए एरन की मुलाकात कोरा नाम की एक छोटी सी लड़की से होती है, जिसे फ्लाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो एरन से पूछती है, क्या आप कैप्टन हैं? एरन मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ। इस पर कोरा तुरंत बोलती है, इतनी उम्र हो गई और अभी तक आप कैप्टन नहीं बने। एरन मुस्कुराकर जवाब देता है कि जिंदगी हमेशा सीधा रास्ता नहीं देती। Getting tired of generating GST returns? We introducing TaxEasy's to GST and TDS returns. Simplify generate and filing of multiple returns in one go. Use taxeasys.com. दरअसल कोरा अपने डैड, अपनी स्टेप मॉम और अपने स्टेप ब्रदर फिन के साथ सफर कर रही होती है। उसकी रियल मॉम ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके कपड़ों में एक GPS ट्रैकर लगाया हुआ था, जिसे कोरा अपने फोन से देख सकती है। इसी बीच एयरलाइन स्टाफ की लापरवाही की वजह से डैन का वो लाल रंग का बैग बिना सही जांच के कार्गो में लोड कर दिया जाता है। ये फ्लाइट लॉस एंजलिस से संघाई जा रही होती है। प्लेन में कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी मौजूद होते हैं, जहां पर एक अमेरिकन खिलाड़ी चाइनीज खिलाड़ी का मजाक उड़ाने लगता है। उनकी टीम का कैप्टन अपने साथी का साथ देता है, लेकिन उनका कोच बीच में आकर माफी मांग लेता है और मामला शांत हो जाता है। और अब जो फ्लाइट का कैप्टन होता है, जिसका नाम रिचर्ड है, वो प्लेन को टेक ऑफ करता है। और तभी हमें पता चलता है कि एरन पहले एयरफोर्स में था, लेकिन उसने अपने एक सीनियर ऑफिसर पर हाथ उठा दिया था, क्योंकि वो नियमों का सही पालन नहीं करता था। इस गलती की वजह से एरन को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही उसे पेंशन और जो दूसरे फायदे मिलने चाहिए थे, वो भी उसे नहीं मिले। अब वो इस छोटी सी एयरलाइंस में फर्स्ट ऑफिसर की नौकरी करता है। वहीं ई स्पोर्ट्स प्लेयर कैली अपने कैप्टन रियान से पूछती है कि तुम मेरा लेटर पढ़ने में इतना डरते क्यों हो? रियान कहता है कि मैं डरता नहीं, बस चाइना लौटने के बाद पढ़ूंगा। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाता है, जहां दिखाया जाता है कि उसने कैली के लेटर्स को अपने फोन कवर्स में छुपा कर रखा है। वहीं कोरा के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम तुम्हें अपने भाई फिन के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कोरा उनकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती। उसके पिता वॉशरूम चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी स्टेप मदर भी उनके पीछे चली जाती है। उसी समय कार्गो कंपार्टमेंट में पड़ा वो खराब चार्जिंग केबल अचानक चिंगारियां छोड़ने लगता है और वहां आग लग जाती है। फिन को जब अपने डैड और अपनी मॉम नहीं दिखती, तो वो कोरा से पूछता है कि वो कहाँ है। कोरा मजाक में कह देती है कि वॉशरूम के पास एक पूल है और वो वहीं गए हैं। फिन वहां पहुंच जाता है, लेकिन गलती से प्लेन के दूसरे हिस्से में चला जाता है, जहां एक आदमी वीडियो गेम खेल रहा था। फिन उसके पास बैठकर उसके साथ खेलने लगता है और अब कॉकपिट में अचानक वार्निंग अलार्म बजता है। कार्गो कंपार्टमेंट में स्मोक और फायर डिटेक्ट हो चुकी थी। एरन तुरंत फायर सिस्टम एक्टिवेट करता है, लेकिन सिस्टम सही तरह से काम नहीं करता। हालात बिगड़ते देखकर वो रेडियो पर अपने सबसे नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगते हैं। उन्हें गुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नजदीक मिलता है, जो करीब 400 नॉटिकल माइल्स दूर था। इसी दौरान कोरा अपने पिता को कॉल करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। वहीं प्लेन के 2 क्रू मेंबर्स फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कार्गो में पहुंचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग तेजी से फैल रही होती है। जलता हुआ कंटेनर अपने बंधनों से छूट जाता है और आगे सरकते हुए कुछ सिलेंडर से टकरा जाता है। इसके बाद प्लेन के अंदर भयानक तबाही मच जाती है, क्योंकि सिलेंडर के फटने की वजह से प्लेन के ढांचे में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। सारा सामान हवा में उड़ने लगता है और कई यात्रियों को चोट लगती है। इसी अफरा तफरी में कैली कोरा को पकड़कर सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। सभी यात्रियों के सामने ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कोरा के पिता और उसकी स्टेप मदर वॉशरूम में ही बेहोश पड़े हुए थे। उड़ता हुआ सामान कई लोगों को घायल कर देता है। वहीं कैप्टन रिचर्ड प्लेन को नीचे सुरक्षित ऊंचाई पर ले आते हैं
और अनाउंसमेंट करते हैं कि अब लोग ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। इस बीच डैन अपनी सीट से उठकर वॉशरूम चला जाता है। उधर रैन वॉशरूम से निकलकर जल्दी से कैली के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोककर सीट पर बैठा देती है क्योंकि इस समय सीट से उठना खतरनाक है। उधर डैन वॉशरूम में बैठकर चुपके से स्मोकिंग करने लगता है। तभी कार्गो में लगी आग और ज्यादा फैल जाती है। जलता हुआ कंटेनर सीधे इंजन से टकरा जाता है। इंजन बुरी तरह से फट जाता है और प्लेन के साइड में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिस वजह से कुछ यात्री सीधा हवा में बाहर गिरने लगते हैं। स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब फ्लाइट कंट्रोल्स पूरी तरह से जवाब देना बंद कर देते हैं। उस समय प्लेन खुले समुद्र के ऊपर था। थोड़ी देर में दूसरा इंजन भी आग पकड़ लेता है। अब प्लेन की पावर और रेडियो कम्युनिकेशन दोनों पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। हालात हाथ से निकलते देख एरन तुरंत रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय करता है, जिससे प्लेन के कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट दोबारा चालू हो जाते हैं और उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। वहीं कोरा अपने मॉम डैड की तरफ भागने लगती है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे पकड़कर रोक लेती है। उधर कैप्टन रिचर्ड फैसला करता है कि अब प्लेन को समुद्र में उतारना पड़ेगा। वो एरन से कहता है कि तुरंत फ्यूल बाहर निकालना शुरू करो। फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इम्पैक्ट के लिए तैयार रहना। सभी लोग डर के मारे अपनी सीटों पर झुक जाते हैं, लेकिन प्लेन बहुत तेजी से नीचे जा रहा होता है। कॉकपिट में रिचर्ड और एरन लगातार बहस कर रहे होते हैं कि इन हालातों में लैंडिंग कैसे की जाए। एरन सलाह देता है कि प्लेन को मोड़कर समुद्र की लहरों के पैरेलल उतारा जाए। दोनों मिलकर स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड एरन से कहता है कि अपनी सीट पूरी पीछे करो और हार्नेस को कसकर बांध लो। पूरा प्लेन चीखों से गूंज रहा होता है। अगले पल प्लेन जोरदार टक्कर के साथ समुद्र से टकरा जाता है। पानी पर फिसलते हुए वो लोग नीचे मौजूद चट्टानों से टकराते हैं। टक्कर इतनी भयानक होती है कि एक पंख टूटकर अलग हो जाता है और पूरा प्लेन पलट जाता है। फिर वो दो हिस्सों में टूट जाता है। हर तरफ पानी भरने लगता है और कई लोग उसी टक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ समय बाद समुद्र में प्लेन के टूटे हुए हिस्से और लाशें तैरती हुई नजर आती हैं। बचे हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। कॉकपिट में रिचर्ड बेहोश पड़ा होता है और पानी का दबाव लगातार कांच पर बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट पेनी ने पूरे समय कोरा को पकड़ा हुआ था। कोरा टूटे हुए प्लेन से बाहर का नजारा देखती है, जहां प्लेन 3 हिस्सों में बढ़ चुका था और सभी हिस्से एक दूसरे से बहुत दूर थे। पेनी कोरा को वहीं रुकने के लिए कहती है और कॉकपिट में पहुंचती है, जहां एरन रिचर्ड की सीट को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी रिचर्ड को होश आ जाता है। वो एरन से कहता है कि क्रैश एक्स से सीट काट कर मुझे बाहर निकालने की कोशिश करो। उधर प्लेन के बीच वाले हिस्से में रैन को एहसास होता है कि कैली अपनी सीट पर नहीं है। आसपास मौजूद लोग ज्यादातर बुरी तरह से घायल होते हैं। रैन बार बार कैली का नाम लेकर उसे पुकारने लगता है। दूसरी तरफ प्लेन का आखिरी हिस्सा उल्टा होकर पानी में तैर रहा था। वहाँ फिन एक आदमी के साथ मौजूद है और फ्लाइट अटेंडेंट जोई भी उसके पास थी। इसी बीच कैली पानी में तैरते हुए प्लेन के टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था। कॉकपिट में एरन और पेनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड को बाहर नहीं निकाल पाते। ऊपर से कॉकपिट का कांच किसी भी पल टूट सकता था। एरन समझ जाता है कि अगर वो रिचर्ड का पैर काटेगा तो खून बहने की वजह से वो मारा जाएगा। अब रिचर्ड उससे कहता है कि दरवाजा बंद करके यहाँ से निकल जाओ, ताकि पानी सिर्फ कॉकपिट में ही रहे, बाकी हिस्से में ना फैले। फिर वो एरन से कहता है कि ये प्लेन तुम्हारा है, घर जाओ और अपने बेटे के साथ रहो। एरन वहां से निकलने लगता है तो रिचर्ड उसे ELT चेक करने के लिए याद दिलाता है। एरन बाहर का हाल देखकर पूरी तरह से डर जाता है। प्लेन के आखिरी हिस्से में ज्यादातर लोग मर चुके थे और पूरा हिस्सा उल्टा होकर पानी में फंसा हुआ था। उसी समय वॉशरूम में फिन की मॉम को होश आ जाता है। वो अपने हस्बैंड को जगाती है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलते हैं पानी तेज रफ्तार से अंदर आ जाता है। कॉकपिट में अकेला बैठा रिचर्ड अपने परिवार की तस्वीर देख रहा होता है। तभी कांच टूट जाता है और समुद्र का पानी उसे अपने साथ बहाकर यहाँ से ले जाता है। उधर आखिरी हिस्से में मौजूद एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम बेकी है, वो अब भी जिंदा थी। उसे होश आ जाता है। अब सभी समझ जाते हैं कि पानी लगातार ऊपर आ रहा है, इसीलिए उन्हें और ऊंची जगह पर जाना होगा। हर एक प्लेन में एक ELT यानी कि इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है, जो प्लेन की लोकेशन भेजता है। इस समय वो प्लेन के बीच वाले हिस्से में था। एरन अब खुद जाकर देखना चाहता है कि वो एक्टिवेट हुआ या नहीं, इसीलिए वो लाइफ राफ्ट को पेनी और कोरा के पास छोड़ देता है।
लेकिन पेनी कहती है कि कोरा पहले से एक प्रोफेशनल स्विमर है, इसीलिए वो भी उसकी मदद करेगी। कोरा भी साथ चलने की जिद करती है क्योंकि वो अपने मॉम डैड और अपने भाई को ढूंढना चाहती है। पेनी उसे समझाती है कि यहीं रुको और अपने जूतों का ध्यान रखो। इतना कहकर वो खुद पानी में उतर जाती है। पेनी के जाते ही कोरा समुद्र में शार्क्स को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर पेनी को चेतावनी देने लगती है, लेकिन पेनी उसकी आवाज सुन नहीं पाती। तभी एरन राफ्ट को पानी में उतारता है और दोनों पेनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ प्लेन के आखिरी हिस्से में फंसे लोग सिर्फ एक एयर पॉकेट की वजह से जिंदा हैं। अगर वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलेंगे तो पूरा हिस्सा डूब जाएगा और सभी मारे जाएंगे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते। वहीं अब शार्क पेनी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसे दूर से कोरा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन शब्द समझ नहीं आते। अगले पल शार्क उस पर हमला कर देती है। एरन पूरी कोशिश करता है कि पेनी को ऊपर खींच ले, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता, जिसके बाद शार्क उनकी राफ्ट के ऊपर भी हमला करती है। एरन एक चप्पू से उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है और किसी तरह से दूर भाग जाता है। इसी दौरान प्लेन के बीच वाले हिस्से में मौजूद सभी लोग एक कोने में इकट्ठा हो जाते हैं। इट एक तरफ आने की वजह से पूरा हिस्सा थोड़ा आगे खिसक जाता है। इसी बीच एक महिला फिसलकर पानी में गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को वापस ऊपर खींच लेती है। उधर उल्टे पड़े प्लेन वाले हिस्से में जॉय मैट के घायल हाथ पर पट्टी बांधती है। सभी लोग मिलकर डरे हुए फिन को शांत करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्लेन के बीच वाले हिस्से में रैन सभी से कहता है कि कुछ लोगों को वापस पानी में जाना होगा। प्लेन का ये हिस्सा एक कोरल रीफ के ऊपर अटका हुआ है और अगर वजन कम नहीं किया गया तो ये कभी भी नीचे खिसक सकता है। लेकिन अमेरिकन प्लेयर हच उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है, जिस वजह से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि हच का कोच भी मानता है कि रैन सही कह रहा है, इसीलिए अमेरिकन प्लेयर जैसी पानी वाली तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हच अब भी अड़ा हुआ है, वो उस तरफ नहीं जाना चाहता। वहीं कैली जिस टूटे हुए हिस्से पर थी वो धीरे धीरे दूर बहने लगता है। घायल पैर की वजह से उसे पानी में उतरकर तैरना पड़ता है। काफी मुश्किल के बाद वो मिड सेक्शन तक पहुंच जाती है। रैन उसे अपने पास देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एक शार्क अचानक से कोच पर हमला कर देती है। जैसे उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वो भी शार्क का शिकार बन जाता है। ये देखकर हच को गुस्सा आ जाता है। वो सारी गलती रैन पर डालता है और उस पर हमला कर देता है। तभी एरन वहां पहुंच जाता और हच को खींचकर अलग कर देता है। उधर प्लेन के आखिरी हिस्से में जॉय कहती है कि वो नीचे तैरकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती है, लेकिन मैट उसे रोक देता है। उसका हाथ टूटा हुआ था, फिर भी वो खुद जाने की जिद करता है। बेकी उसे मना करती है, मगर मैट नहीं मानता और एक हाथ के सहारे पानी में उतर जाता है। वो प्लेन के नीचे से रास्ता बनाते हुए आखिरकार सतह तक पहुंच जाता है। ऊपर आते ही वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसे कोरा के डैड दिखाई देते हैं, लेकिन अगले पल एक शार्क उन पर हमला कर देती है और उन्हें निगल जाती है, जो देखकर मैट डर जाता और चीखने लगता है। वहीं अब मिड सेक्शन में एरन सबको बताता है कि वो लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं। प्लेन में कुल 293 लोग थे, लेकिन अब मुश्किल से 30 लोग ही जिंदा हैं। हमारे पास कुछ लाइफ राफ्ट मौजूद हैं। एरन ईएलटी को ढूंढना शुरू करता है। उधर कोरा अब भी अपने डैड को ढूंढने में लगी रहती है। आखिरकार एरन ईएलटी चालू कर देता है और उसे पकड़ने के लिए डैन को देता है। तभी दूसरी तरफ एक शार्क कोरा की तरफ बढ़ती है और एरन दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। उनकी एक राफ्ट बहकर दूर चली जाती है और मिड सेक्शन में फिर से पानी भरने लगता है। इसी अफरा तफरी में डैन के हाथ से ईएलटी छूटकर समंदर में गिर जाता है। खैर उधर रैन एक सूटकेस का सहारा लेकर अलग तैर रहा होता है और उसके साथ बेहोश पड़ा हच भी था। जब एरन डैन से ईएलटी मांगता है तो डैन बताता है कि वो पानी में गिर चुकी है। साथ ही वो एरन को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है कि अगर वो इतनी जरूरी थी तो तुम्हें उससे खुद पकड़ना चाहिए था। वहीं कोरा दूर से रैन को तैरते हुए देख लेती है और अब एरन समझ जाता है कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपने चारों तरफ घूमती हुई शार्क नजर आती है। डैन वहां से जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। गुस्से में वो एरन को एक पंच भी मारता है और कहता है कि ये सब उसी की गलती से हुआ है, लेकिन एरन भी उसे जवाब में एक जोरदार पंच मारता है और साफ कह देता है कि हम लोग वहां जाएंगे और डैन भी उनके साथ आएगा। कुछ देर बाद एरन और डैन रैन और हस तक पहुंच जाते हैं।
शार्क लगभग उन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन एरन सही समय पर दोनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ उल्टे पड़े प्लेन के हिस्से में अब और इंतजार करना नामुमकिन था। बेकी वहां से जाने से मना कर देती है। वो सिर्फ जॉय से कहती है कि फिन को लेकर निकल जाओ। जॉय वादा करती है कि वो वापस आएगी और अब वो फिन को साथ लेकर आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें मैट की लाश दिखाई देती है। दोनों किसी तरह सतह तक पहुंच जाते हैं। पास ही एक बंद पड़ा लाइफ राफ्ट भी बहकर आ चुका था। उधर कैली अचानक आसमान में एक प्लेन को देखती है। सभी लोग पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वो प्लेन उन्हें देख नहीं पाता और आगे निकल जाता है। इस बीच जॉय राफ्ट को खोल देती है। वो फिन को उसमें बैठाने वाली होती है कि अचानक शार्क हमला कर देती है, लेकिन इत्तेफाक से शार्क आपस में ही लड़ने लगती है। मौका मिलते ही जॉय फिन को राफ्ट में चढ़ा देती है और खुद भी किसी तरह से ऊपर आ जाती है। उसके पैर से काफी खून बह रहा होता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो बेहोश हो जाती है। अब फिन बिल्कुल अकेला था। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि राफ्ट के नीचे से कुछ हिल रहा है। वो नीचे झांक कर देखता है तो एक शार्क राफ्ट से टकराती है, जिससे वो संतुलन खो देता है और राफ्ट के किनारे लटक जाता है। वहीं उल्टे पड़े हिस्से में पानी बेकी की गर्दन तक पहुंच चुका है। उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की याद आने लगती है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर की जिंदगी खुशियों से भरी रहे। उसी समय आसमान में एक हेलीकॉप्टर आता है जो बचे हुए लोगों की तलाश में आया है। साथ ही एक चाइनीज फिशिंग शिप से संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि पास ही में एक प्लेन क्रैश हुआ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके बचाव के लिए वहां पहुंच जाओ। वहीं राफ्ट पर बैठे हज की नजर रियान पर पड़ती है, जो बार बार कैली को देख रहा होता है। हज उससे कहता है कि जाकर अपने दिल की बात बता दो, लेकिन रायन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनकी टीम का नियम है कि खिलाड़ी आपस में डेट नहीं कर सकते। जिस पर हज हंसते हुए कहता है कि ऐसे नियमों की परवाह जिंदगी के ऐसे मोड़ों पर कौन करता है। और अब कोरा को समझ में आ चुका था कि उसके परिवार के लोग शायद अब इस दुनिया में नहीं बचे। उसे अपने डैड की याद आती है। उन्होंने कहा था कि फिन का ध्यान रखना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। आखिर फिन सिर्फ अभी 7 साल का बच्चा है। एरन उसे दिलासा देता और बताता है कि उसका बेटा भी 7 साल का ही है। फिर वो अपने बेटे की पुरानी फोटो कोरा को दिखाता है। तभी दूर से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। सभी लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू स्विमर नीचे उतारी जाती है, लेकिन एरन जोर जोर से चिल्लाता है कि यहाँ मत आओ, मगर हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग उनकी चेतावनी नहीं समझ पाते। जैसे स्विमर पानी में उतरती है, उसी पल एक शार्क उस पर हमला कर देती है। उसे तुरंत ऊपर खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन शार्क उछलकर उसे अपने जबड़ों में दबोच लेती है। रस्सी अब भी उससे जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर घूमते हुए समुद्र में गिर जाता है। हेलीकॉप्टर के टकराने की वजह से उनकी राफ्ट पलट जाती है। लोग किसी तरह खुद को संभालते हैं और वापस ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ऊपर खींचे जाते समय डैन एक फ्लाइट अटेंडेंट को धक्का दे देता है, जो सीधा पानी में गिरती है और अगले पल शार्क उसे घेर लेती है। और अब चाइनीज शिप वहां पहुंच जाता है। हालांकि जहाज उनके काफी पास नहीं आ सकता था, क्योंकि बीच में कोरल रीफ थी जहां पानी की गहराई बहुत कम है। अब लोगों को खुद ही तैरकर वहां तक पहुंचना होगा, लेकिन मुश्किल ये थी कि राफ्ट में पैडल नहीं थे। तभी एरन को एहसास होता है कि कोरा राफ्ट पर नहीं है। वो दूर टूटे हुए प्लेन के एक हिस्से पर अकेली खड़ी थी। एरन बिना समय गंवाए उसकी तरफ तैरने लगता है, लेकिन उसके पीछे पीछे एक शार्क भी आ रही थी। किसी तरह वो कोरा तक पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर कोरा मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने डैड के पास यहीं रहना चाहती है। एरन उसे समझाता है कि उन्हें बस थोड़ा सा रास्ता बदलना है। फिर वो कोरा को अपनी बॉडी से बांध लेता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ शार्क है, जो देखकर चाइनीज शिप में जो फिशरमैन होते हैं एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपनी पकड़ी हुई सारी मछलियां समंदर में फेंक देते हैं। मछलियों को देखकर शार्क्स का ध्यान भटक जाता है, लेकिन कुछ शार्क अब भी एरन और कोरा के पीछे थी। तभी एरन अपनी फ्लेयर गन निकालता है और एक शार्क पर फायर कर देता है। इससे बाकी शार्क भी दिशा बदल लेती हैं और मछलियों की तरफ चली जाती हैं। उधर डैन को पानी में तैरता हुआ सिगरेट का एक पैकेट दिखाई देता है, जिसे वो उठा लेता है और राफ्ट के किनारे बैठकर आराम से सिगरेट पीने लगता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती।
अगले पल एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे खींचकर गहरे समंदर में ले जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। जिसके बाद रियान कैली से बात करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लेटर्स कभी नहीं पढ़े और अब तो शायद वो समंदर की गहराइयों में खो चुके हैं। कैली मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुमने लेटर्स पढ़ लिए थे, बस तुम नियमों की वजह से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे। जो सुनकर रियान धीरे से उसके फोरहेड पर किस करता है। थोड़ी देर बाद एरन कोरा के पास आता है। तभी अचानक सभी लोगों के फोन में नेटवर्क आ जाता है। कोरा तुरंत एरन का फोन मांगती है और फिन के जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन चेक करती है। इन्हें लोकेशन मिलते ही सब के सब उसी दिशा की तरफ बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक राफ्ट दिखाई देती है जिसमें जोई बेहोश पड़ी थी। कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है और फिर वो अपने पास लेटे हुए फिन को देखती है। फिन को देखते ही कोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं। कोरा उससे माफी मांगती है और उसे गले से लगा लेती है। कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि एरन का बेटा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा है। एरन अपनी वाइफ को फोन करता है, फिर अपने बेटे से बात करता है और कहता है कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।